जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम के लिए हिस्ट्री की आज ये थ्योरी की तीसरी क्लास है। इससे पहले जो है प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को महामैराथन के द्वारा कंप्लीट करा दिया गया है। तो भाई आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति और भी प्रमुख जो पॉइंट बनते हैं हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आपने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का मैराथन नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाकर जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ब्रिटिश राज का अवयुद्ध है, ठीक है। कहाँ से माना जाता है तो ध्यान देना। ब्रिटिश शासन द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली को 1798 में भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति को नया रूप देने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था, ठीक है। तो भाई 1798 में क्या हुआ, सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और इसने क्या किया, सहायक संधि का प्रयोग किया ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार के लिए। सहायक संधि के आधार पर कंपनी की सेना भारतीय राज्यों में स्थापित की जाती थी। इस सेना का संपूर्ण खर्च उक्त रियासत वहन करती थी, ठीक है। चलिए तो भाई हम लोग संधियों की बात कर लेते हैं। जैसे प्रमुख संधि की अगर आप बात करोगे, भारतीय रियासतों के साथ सहायक संधि ईस्ट इंडिया कंपनी की, जैसे हैदराबाद की संधि हुई थी 1798 में, मैसूर की संधि हुई 1799 में, तंजौर की जो संधि हुई 1799 में, अवध की संधि हुई 1801 में, पेशवा की संधि हुई 1802 में, बरार की संधि हुई 1803 में और सिंधिया की संधि हुई 1804 में, ठीक है। इसके बाद जो आपका देखने को मिलता है, मराठों के साथ जो है संघर्ष देखने को मिलता है, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखने को मिलता है। भाई अगर हम लोग बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ प्रथम 1775 से 1782 तक चला। बड़े लंबे समय तक अंग्रेजों तथा मराठों के बीच शांति रही। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया था। इसको याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कब संधि पर, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया तो 1802 में। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो जाता है। अन्य मराठा शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले ने पेशवा की सहायक संधि का क्या किया, विरोध किया, ठीक है। भोसले ने पेशवा द्वारा की गई सहायक संधि का क्या किया, विरोध किया। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हमको देखने को मिलता है, ध्यान देना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भोसले के साथ देवगां की संधि 1803 में कर ली। सिंधिया के साथ सुरजी की संधि, होलकट के साथ राजपुर घाट की संधि और इन संधियों के बाद कंपनी का आधिपत्य मध्य तथा पश्चिम भारत के बृहद क्षेत्र पर स्थापित हो गया। इसके बाद आपको देखने मिलता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और मराठों के बीच जो तीसरा युद्ध है 1811 से 1878 तक देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध के बाद शक्ति पूर्णतया समाप्त हो गया, ठीक है। पेशवा की किरकी, भोसले की सीताबर्डी तथा होलकर की महेशपुर नामक स्थान पर क्या हुई, पराजय हुई। सभी मराठे राज्य ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गए थे, ठीक है। किसके अधीन हो गए थे, ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गए थे। चलिए इसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, 1857 की क्रांति। यहाँ से आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, बार बार एक से दो क्वेश्चन पता नहीं क्यों 1857 की क्रांति से आ जाता है। और एक बात याद रखिएगा, आपके पीईटी के सिलेबस के हिस्ट्री में स्पेशल दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भाई आंदोलन से तो क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। तो चलिए 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का महान विद्रोह। विद्रोह के कारण की बात करते हैं, आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों था।
भाई अगर बात किया तो चर्बी युक्त कारतूस, क्योंकि भाई माना जाता वहाँ के जो बैरकपुर छावनी के सैनिक थे, उसको क्या किया गया, एनफील्ड राइफल के बजाय जो है वहाँ पे उनको क्या किया दिया गया, दूसरे प्रकार की राइफल दिया गया। और क्या हुआ, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग होता था। तो भाई सुअर से मुस्लिम सैनिक और गाय की चर्बी से हिंदू सैनिक भड़क उठे थे। तो ये तो प्रमुख कारण माना जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। अंग्रेजी और भारतीय विद्वानों में अधिकांश विद्रोह का कारण सैनिकों की शिकायतों और चर्बी युक्त कारतूसों को मानते हैं। ठीक है, यानी कि जो चर्बी युक्त कारतूस थे जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, तो भाई मुस्लिम सैनिक और हिंदू सैनिक इसका क्या कर रहे थे, विरोध करने लगे। आधुनिक खोजों से यह बात करीब करीब सिद्ध हो जाती है कि सैनिक असंतोष के लिए चर्बी युक्त कारतूस तो एकमात्र कारण है, ना कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था आर्थिक शोषण, लेकिन 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारण भी जिम्मेदार थे। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यपगत नीति यानी कि हड़प नीति, वेलेजली की सहायक संधि की विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। विशेषकर देखा जाए जो डलहौजी की हड़प नीति थी, कहीं ना कहीं ये भी इस आंदोलन को जन्म देने में या भड़काने में बहुत ज़्यादा सहायक रहा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते इसी में। डलहौजी ने अपनी व्यक्तिगत नीति द्वारा जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। साथ ही अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया, भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर दी। यह सब कारण व्यापक असंतोष फैलने के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा देखना, डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर दी। मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजर देने, सिक्कों पर नाम खुदवाने आदि परंपरा को डलहौजी ने समाप्त कर दिया। साथ ही बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दे दिया। इसके बाद देखना, जो मुगल बादशाह चूंकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसीलिए उसके अपमान में जनता ने अपना अपमान महसूस किया और विद्रोह के लिए मजबूर हुए। प्रशासनिक राजनीतिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं जा पाता। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना जाता है, और कहीं ना कहीं ये भी 1857 की क्रांति को भड़काने में महत्वपूर्ण रहा। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। बंबई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपनी संतुष्टियों के आधार पर करीब 2000 जागीरों को भी जब्त कर लिया था। इसके अलावा अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी जैसी व्यवस्था द्वारा किसान का जबरदस्त शोषण हुआ और वे निर्धनता से कुचक्र में फंस गए थे। 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार सामाजिक, धार्मिक कारणों से अंग्रेज प्रशासन सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गए थे, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर क्या किया, विरोध किया था। इसके अलावा कुछ और भी कारण, जैसे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। 1856 के धार्मिक नियोक्ता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश सुविधा देना प्रदान किया गया। अंग्रेजों की इन नीतियों ने भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया था। अगर आगे हम लोग बात करते हैं इसी में, तो ध्यान देना,
जो आपका आया 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों ने को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई थी। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष मैगल्स ने 1857 में ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा कि ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय पताका को एक छोर से दूसरे छोर लहराने के लिए ही बनाया है। प्रत्येक अंग्रेज को अपनी पूरी शक्ति को इस कार्य में लगा देना चाहिए ताकि सारे भारत को ईसाई बनाया जा सके। तो भाई ये कहीं ना कहीं विद्रोह को भड़काने के लिए बहुत बड़ा ही क्या था, प्लानिंग था। आर्थिक कारण भी 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था। देश का आर्थिक शोषण, जमींदारों और किसानों का उत्पीड़न तथा उनसे बड़ी मात्रा में धन की उगाही आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने असंतोष को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप विद्रोह की भूमिका बन गई। पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा, जो शायद जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्थिक शोषण और उसके पारंपरिक आर्थिक ढांचे के पूर्णतया विनाश ने किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्पकारों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमीनों को दरिद्र बना दिया था। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों, कानूनों तथा प्रशासन की प्रणालियों ने बड़ी संख्या में किसानों और जमींदारों की भूमि को उनके अधिकार से अलग कर दिया था। 1857 के विद्रोह के सैनिकों के कारणों में अनेक ऐसे कारण थे जिन्होंने इस विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार की। अंग्रेज सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में अधिकांश कनिष्ठ अफसर थे। उन्हें पदोन्नति का कोई भी फायदा नहीं दिया जाता था। ठीक है, कोई भी फायदा उन्हें नहीं दिया जाता था। अब इसी में हम लोग आगे पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो भाई ठीक है, चलिए तो कारणों में अगर हम लोग और कारण की बात करते तो ध्यान देना, मेन कारण चर्बी लगे कारतूसे के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए, ठीक है, सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवा दिया। ठीक है, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांतों को खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ध्यान देना, ऐसे समय में जब अनेक कारणों से जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले से भड़क रही थी, कैनिंग ने दो घोषणा कर दी। क्या किया? सेना में रंग रूटों के लिए समुद्र पार ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया। यानी कि जो अंग्रेज सेना नहीं थी, यानी कि जो भारतीय अंग्रेज सेना में भर्ती हुए थे, उन भारतीयों को समुद्र पार युद्ध के लिए भेजा जाता था और सैनिकों के एक ऐसे कारतूस के लिए विवश करना पड़ा जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीजन था 1857 की क्रांति को उद्गारने के लिए। ठीक है, चलिए घटनाक्रम की बात करते हैं, ध्यान देना। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से चारों तरफ व्याप्त असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व ही विस्फोट को जन्म दे दिया। ध्यान देना, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की क्या कर दी? हत्या कर दी। याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर, अब जिसको अब बलिया कहा जाता है, इस जिले के रहने वाले थे। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी में एन फैक्ट्री का जवान था। ठीक है, आगे देखना तो भाई 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। इस विद्रोह के अगर प्रसार की बात करते हैं तो शीघ्र ही यह विद्रोह अपने उच्च अधिकारियों की हत्या कर दिल्ली की ओर रवाना हो गया।
11 मई को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। तो भाई आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई दिल्ली विजय का समाचार समूचे देश में फैल गया। देखते ही देखते विद्रोह ने अपनी चपेट में कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद, ग्वालियर आदि को ले लिया, जबकि बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की थी तथा इस विद्रोह में व्यापारियों, पढ़े लिखे लोगों तथा शासकों ने हिस्सेदारी नहीं ली थी, जो कि इस विद्रोह की असफलता का बहुत बड़ा कारण था। कानपुर में अगर बात करें तो 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनको धोंदू पंत कहा जाता है, ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, जिनमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। बिहारपुर की अगर बात करें, बिहार के जगदीशपुर में, तो यहाँ के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह ने और क्या किया, विद्रोह के समय विद्रोह का झंडा फहराया था। अदम्य साहस, वीरता और सेना नायकों जैसे आदर्श गुणों के कारण 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? बिहार का सिंह भी कहा जाता था। किसे? तो कुंवर सिंह को कहा जाता था। नेक्स्ट अगर इसी में बात करते हैं, उन्होंने विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया था। अपने जीवन के अंतिम युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाया। साथ ही युद्ध में जख्मी होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है भाई, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कर्णधार कौन थे? तो राणा तुलाराम, तात्या टोपे, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह, अमर सिंह आदि थे। ठीक है, इसी में हम लोग आगे बात करते हैं कि भाई जो विफलता का कारण था, और हाँ, इस 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। विफलता के कारण का अगर बात करें तो भाई देखना, प्रमुख कारण था एकता, संगठन, साधनों की न्यूनता, विद्रोह का रूप सामंतीय था। एक तरफ जहां अवध, रुहेलखंड और उत्तरी भारत के सामंतों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, वहीं दूसरी ओर पटियाला, जींद, ग्वालियर तथा हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह के दमन में सरकार की भरपूर मदद की थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो भाई एक फिक्स लक्ष्य का अभाव था, लोगों को पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, और भाई दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग ये उत्तरी भारत में ही ज़्यादातर फैला हुआ था। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना, 1857 के विद्रोह की उपलब्धि के बारे में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि ऐतिहासिक घटना का महत्व उसकी तात्कालिक उपलब्धि तक सीमित नहीं रहता तो 1857 का विद्रोह एक ऐतिहासिक त्रासदी भर नहीं थी। इसने अपनी असफलता में अपने महान उद्देश्यों को पूरा किया। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बनकर 1857 के विद्रोह ने उस उपलब्धि को प्राप्त किया है जो अन्य विद्रोह के लिए संभव नहीं था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विद्रोह का क्या क्या परिणाम निकला। अगर परिणाम की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 1857 के असफल होने के बाद तत्काल जो है ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत का शासन वापस ले लिया। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं 1857 की क्रांति का और क्या क्या निष्कर्ष निकल के आया। तो उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। उद्घोषणा में गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि दी गई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक,
लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना, लोगों के प्राचीन अधिकारों और रिवाजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना आदि वायदे ब्रिटेन ने भारतीयों से किए थे। ठीक है, तो इसी में देखना, भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो सके, इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई व्यवस्था समाप्त हो गई। ठीक है, 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। ठीक है, यूरोपियों का अनुपात क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। इसी में देखिएगा, सैनिकों की भर्ती हेतु रॉयल कमीशन गठित हुआ तथा बड़ी कुटिलता से फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना में रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विजय नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी थी। वायसराय कैनिंग के समय 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट को इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तथा 1861 का इंडियन सिविल एक्ट पारित किया गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे, पॉइंट की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आगे पॉइंट क्या है, 1857 के महान विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के क्या क्या मत हैं। तो पहला क्या है, यह 1857 की जो क्रांति थी पूर्णतया सिपाही विद्रोह है। यह किसका कहना है, तो सर जॉन लॉरेंस और सीले का कहना है। एक सामंतवादी प्रक्रिया थी, मिस्टर का कहना है। जो 1857 का विद्रोह है ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, किसका कहना है, आरसी मजूमदार का। यह स्वतंत्रता संग्राम था, ईश्वरी प्रसाद का कहना है। ये जनक्रांति था 1857 की क्रांति, किसका कहना है, रामविलास शर्मा का। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, किसका कहना था, डिजरायली का। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा 1857 की क्रांति को, तो डिजरायली ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में बात करते हैं, यह ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, एल आर रीज का कहना है। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी आर होम्स का कहना है। यह राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता के लिए संयोजित युद्ध था, वी डी सावरकर का कहना है। ठीक है, अब इसी में हम लोग और पॉइंट की बात कर लेते हैं, ध्यान देना, जो कि आपसे पूछा जाता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 1857 की क्रांति का महान विद्रोह, ठीक है, और उसको दमन किसने किया और नेतृत्व किसने किया। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग दिल्ली। ठीक है, किसकी बात करते हैं, दिल्ली। दिल्ली में जो विद्रोही नेता था, यानी कि जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, कौन थे, बहादुर शाह जफर वक्त। ठीक है, और दबाया किसने था, विद्रोह को कुचलने वाला अधिकारी कौन था, तो निकलसन एवं हडसन था। ठीक है, कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे, नाना साहब तात्या टोपे। और कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया, तो कालिन कैंपबेल ने। ठीक है, लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी, तो बेगम हजरत महल कर रही थी। और दबाया किसने, तो कालिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को लखनऊ में दबा दिया था। झांसी और ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रही थी, तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। और यहाँ पे कौन दबा दिया, तो जनरल ह्यूरोज ने इस विद्रोह को दबा दिया, कहाँ पे, झांसी में। जगदीशपुर बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे और मेजर विलियम टेलर ने क्या किया, विद्रोह को दबा दिया था। फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर। ठीक है, और भाई ये इसके कौन है, दमन करता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं हम लोग क्या, आर्थिक नीतियों की रूपरेखा। किसकी बात करते हैं, आर्थिक नीतियों की रूपरेखा की, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चलो, तो इसी में हम लोग बात कर, ध्यान देना, 18वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तन के आधार पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्थिक नीतियां तैयार की। ब्रिटेन के हितों के लिए
भारत से राजस्व उगाही की नई प्रक्रिया में भू राजस्व नीतियों में परिवर्तन लाया गया। वाणिज्यिक पूंजीवाद के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल गया। भारत में कृषि आमदनी का प्रमुख साधन है। कंपनी ने कृषि में राजस्व प्राप्त करने के लिए इस ओर ध्यान केंद्रित किया। अधिक से अधिक भूमि कर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया था। क्या लागू किया? पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया था। अब ध्यान देना, 1776 में पंचवर्षीय बंदोबस्त को समाप्त कर एक वर्षीय प्रणाली अपनाई गई। इस बंदोबस्त में जमींदारों को महत्व दिया गया और 1781 में इस प्रणाली में सुधार करते हुए कलकत्ता में राजस्व समिति की गठन किया गया। पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय बंदोबस्त की असफलता के कारण केंद्रीयकरण ढांचे का अभाव था। इस असफलता को देखते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिसे 1793 ईस्वी में अस्थायी बना दिया गया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी बंदोबस्त, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग अस्थायी बंदोबस्त पे चर्चा कर लेते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए, अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी व्यवस्था या जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अनुसार जमींदारों को भूस्वामी स्वीकार किया गया। सरकार भू राजस्व के लिए जमींदारों को उत्तरदायी मानती थी। 1794 में पारित सूर्यास्त नियम, ठीक है, के अनुसार निर्धारित तिथि को भू राजस्व जमा नहीं करने पर जमींदारों की भूमि जब्त कर ली जाती थी। यानी कि जितने समय के लिए भूमि दी जाती थी, उतने लास्ट दिन के शाम तक अगर वो कर नहीं देता था तो उसकी भूमि को क्या कर लिया जाता था? जब्त कर लिया जाता था। बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बृहत भूभाग पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। सर जॉन शोर को इस व्यवस्था का प्रणेता माना जाता है। यहीं पे देखिएगा, 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक नए भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त के बाद क्या आता है? रैयतवाड़ी। तो भाई, अस्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी को लागू किसने किया? तो याद रखिएगा, कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने। इस प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत भूस्वामियों को भू राजस्व का उत्तरदायी बनाया गया। अब पॉइंट वाली बात देखिए, रैयतवाड़ी प्रणाली का श्रेय थॉमस मुनरो को है। किसको है? थॉमस मुनरो को, जिसने पुरानी भू राजस्व व्यवस्था के स्थान पर इसे अधिक महत्वपूर्ण माना। मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ बम्बई प्रेसिडेंसी तथा असम में भी इसे बंदोबस्त लागू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय भाग के 51% भाग पर क्या था? रैयतवाड़ी लागू था। कितने भाग पे? 51% भाग पे रैयतवाड़ी लागू था। रैयतवाड़ी प्रणाली में किसानों को अपनी कुल उपज का 30% भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। आपातकाल में किसानों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में कृषकों का असंतोष बाद के वर्षों में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? बाद के देशों में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद देखना थोड़ा सा अस्थाई बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्ट एरिक फ्रैंकनिबर्ग ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को पाश्चात्य आर्थिक सिद्धांतों का प्रभाव मानने से इनकार किया है। उनके अनुसार इस भू राजस्व प्रणाली में पहली बार कंपनी के अधिकारियों ने भारत की परंपरागत राजनीतिक प्रयुक्तियों को निरंतरता प्रदान की है। 1792 में कर्नल रीड बारामाहा जिले में, ठीक है, रैयतवाड़ी सबसे पहले किस जिले में लागू हुआ? तो भाई बारामाहा जिले में लागू हुआ था। इस व्यवस्था को पहले 3 से 10 वर्ष के लिए किया गया, जिसे वार्षिक आधार पर निर्धारित करने का आदेश 1796 में थॉमस मुनरो ने दिया था। किसने दिया? थॉमस मुनरो ने। ध्यान देना, रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चली। इस व्यवस्था में कई सुधार किए गए, जिससे इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया।
1865 में भू राजस्व का हिस्सा 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया था। उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूधारण की नई नीति को लागू किया। इसे महालवाड़ी कहा जाता है। महालवाड़ी किसने लगाया, तो हार्ट मैकेंजी ने लगाया। किसने लगाया, हार्ट मैकेंजी। 1819 में हार्ट मैकेंजी ने प्रत्येक ग्राम तथा महाल को भूमि राजस्व संग्रहण करने की इकाई निर्धारित करते हुए कहा कि महालवाड़ी को लागू किया। यह बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्रों के 19% भाग पे लागू था। तो भाई आपका जो रैयतवाड़ी है वो 51% भाग पे और महालवाड़ी कितने भाग पे, 19% भाग पे लागू था। आगे देखना 1822 के रेगुलेटिंग एक्ट 7 के आधार पे महालवाड़ी व्यवस्था को कानूनी रूप प्रदान किया गया। लगान का कुल 30% भाग रखा गया था। 1830 में रेगुलेटिंग 4 के तहत महालवाड़ी व्यवस्था के कई सैद्धांतिक पहलुओं में परिवर्तन किया गया। लगान तय करने के लिए पहली बार मानचित्र तथा पंजिकाओं का रजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। महालवाड़ी की बात करोगे तो 1819 से 1822 के बीच महालवाड़ी प्रणाली निश्चित रूप से ग्रहण कर चुकी थी। हॉल्ट मैकेंजी ने उत्तरी भारत के ग्रामीण समाजों की ओर ध्यान देते हुए सुझाव प्रस्तुत किए। 1830 के बाद मार्टिन बर्ड ने निर्देशन में नई भूमि योजना की तैयारी की है। इस व्यवस्था में पुराने जमींदारों या तालुकदारों के अधिकारों की क्या हुई, अवहेलना हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी, अवहेलना हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना, समाज में कुछ कुरीतियों की बात करते हैं। ठीक है, सामाजिक कुरीतियों की बात करते हैं। जैसे देखना, भारत में कई सामाजिक कुरीतियां में से एक सती प्रथा थी। क्या थी, सती प्रथा। लंबे समय से चली आ रही थी। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसकी चिता पर जिंदा जलाने के लिए विवश किया जाता था। इस सती प्रथा में, इस क्रूर प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला तथा कई प्रतिवेदन भेजे थे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, यहाँ पे देखना 1829 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, 1829 रहेगा। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी को नियम XV4 के तहत, ठीक है, सती प्रथा को अवैध घोषित किया। आरंभ में यह कानून बंगाल में लागू था, जिसके बाद पूरे भारतीय क्षेत्र में लागू किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, राजा राम मोहन राय की सहायता से किसने समाप्त किया, तो भाई लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा इसी में। तो भाई एक और है, देखना, सती प्रथा तथा ये तथा रहेगा। ठीक है, सती प्रथा, इसके अलावा शिशु हत्या निषेध के लिए कानून बनाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने विधवा विवाह को अनुमति प्रदान कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। 1856 में क्या आया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। इसे अधिनियम XV कहा जाता है। इसके अनुसार विधवा विवाह को वैध माना गया। उस विवाह से उत्पन्न संतान को भी वैध माना जाता है। बाल विवाह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई अधिनियम पारित किए। 1872 में पारित सिविल मैरिज एक्ट में 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों तथा 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह वर्जित किया गया था, यानी कि मना किया गया था। 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम, इसके अनुसार 12 वर्ष से कम की आयु की कन्याओं को विवाह को हतोत्साहित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। 1930, ये वाला याद रखिएगा, 1930 में शारदा एक्ट के अनुसार विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और युवकों की आयु कितनी थी, 18 वर्ष निश्चित किया गया था। ठीक है, चलिए बाकी तो आपने ये पढ़ लिया। 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का क्या कर दिया था,
अंत कर दिया था। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। ये बात याद रखिएगा, किसकी सहायता से किया था? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट है जो कि आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे पूरा पाषाण काल में मानव का सबसे महान आविष्कार क्या था? आग था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में हुई, परंतु लोग इसके उपयोग से अनभिज्ञ थे। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई, परंतु इसका यूज नवपाषाण काल से स्टार्ट हुआ था, और नवपाषाण काल में ही पहिए का भी आविष्कार हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। ठीक है, वह कुत्ता था। मानव द्वारा प्रयोग में सर्वप्रथम जो धातु थी वो कौन थी? तांबा था। ठीक है, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज हुई और उत्खनन हड़प्पा सभ्यता का पता चला। तो हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया? राखालदास बनर्जी ने किया। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है, जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता शहर योजना प्रणाली थी, और सिंधु घाटी जो कि हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान अथवा जानना होता है। ऋग्वेद को शिव का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। किसको? ऋग्वेद को शिव का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। ध्यान देना, ऋग्वेद के दूसरे एवं सातवें मंडल क्या है? सबसे प्राचीन है। पहला और दूसरा मंडल क्या है? पहला और 10वां मंडल क्या है? नवीन है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। 7वें मंडल में क्या है? दशराग युद्ध। 9वें मंडल में क्या है? तो सोमरस का वर्णन है। वैदिक आर्यों की जो प्रमुख भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। वैदिक, ध्यान देना, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती। अथर्ववेद में क्या है? तो जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखना, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु कहा जाता है, जिसकी कीर्ति मनु स्मृति है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था। ठीक है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। इंद्र को विश्व का स्वामी भी कहा जाता। ठीक है, ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे, और इन्हें ही विश्व का स्वामी कहा जाता है। जबकि उत्तर वैदिक काल में कौन हो जाते हैं? तो प्रजापति हो जाते प्रमुख देवता। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा जाता है, जिनका प्रिय अस्त्र वज्र है। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुराणों का संख्या कितना? 18। ऋग्वेद को लौह युग भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। ठीक है, तीसरे मंडल में आपका पड़ता है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शूल सूत्र है। वैदिक काल में मंत्रों की रचना करने वाली प्रमुख महिलाएं अपाला, घोषा, लोपा मुद्रा है। ठीक है, कौन है? अपाला, घोषा, लोपा मुद्रा है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग पॉइंट की बात करते हैं, और पॉइंट की कुछ बात करते हैं। चलिए, महाभारत का जो मूल नाम है, ठीक है, महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म है। सामवेद भारतीय संगीत का उद्गम स्थल माना जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है
कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक के छत्री में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 में मल्ल गणराज कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे देखना, गृह त्यागने के बाद बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषि पत्तन यानी कि सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख अस्तित्व क्या है? अहिंसा है। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किसमें दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, बुद्ध को क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। में विवेक और दया का सागर कहा गया है। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। पाणिनि द्वारा रचित क्या है? अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे बड़ा साम्राज्य था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, जो कि मौर्य दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है। चाणक्य को इतिहास विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जानता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की क्या किया है? रचना किया है। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। 261 में कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सांची के स्तूप की बात करते हैं तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ग्रीक शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द उत्कीर्ण है। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक है। इस समय 78 ईस्वी माना जाता है। आयुर्वेद का चरक, ठीक है, आयुर्वेद का जनक है चरक को कहा गया है। ये कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। इसकी रचना चरक संहिता है। औषधि शास्त्र से संबंधित प्राचीन रचना है। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। वराहमिहिर एक खगोलविद थे। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चीनी यात्री वेनसांग तथा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, ठीक है, भारत में ही रहा। जो हेनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में ही रहा। असम का ही प्राचीन नाम क्या है? कामरूप है। क्या है? कामरूप है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब 622 में मक्का से मदीना चले गए। 16 जुलाई 622 दिन शुक्रवार को हिजरी संवत क्या होता है? प्रारंभ होता है। आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत के प्रमुख गणितज्ञ थे। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन फर्स्ट था। बुद्ध चरित किसकी रचना? तो भाई अश्वघोष की। किसकी? अश्वघोष की। नेक्स्ट की बात करते हैं। बालभट्ट की रचना का नाम क्या है? हर्ष चरित्र है। कालिदास की रचना के नाम की बात करते हैं। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम एवं कुमार संभव। ये है आपका किसका? कालिदास का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे। ठीक है, नवरत्न गुप्त शासक
चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित है। इसके अलावा देखना पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कल्लड़ की रचना क्या है? राजतरंगड़ी, और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता है। ठीक है। पंचतंत्र की बात करें, इसके लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। ठीक है। चलिए, कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन है। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। हर प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करवाता है। ठीक है। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम में एक समक, ठीक है, एकाश्मक रथों का निर्माण कराया गया। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, पांड्य शासकों में संरक्षण में संगम साहित्य की रचना हुई। पांड्य शासकों के संरक्षण में संगम साहित्य की क्या हुई? रचना हुई। नागार्जुन कनिष्क के समय का प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का आचार्य था। संत कबीर कवि और समाज सुधारक थे। कबीर पर का जन्म वाराणसी में लहर तारा के पास 1398 में ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। सूफी संत का संबंध इस्लाम धर्म से होता है। गोमेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला पर्व ईद ए मिलाद उन नबी है। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में पड़ेगा, तमिलनाडु में। उड़ीसा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को समर्पित है, जो सामान्यतः ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। और चार मीनार कहाँ पड़ेगा आपका? हैदराबाद में। कहाँ पड़ेगा? हैदराबाद में पड़ेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष मानकर 25-25 4 चरणों में विभाजित किया गया। ठीक है। प्रत्येक चरण को क्या कहते हैं? आश्रम कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और आपका एक हो जाएगा क्या? तो संन्यास आश्रम हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, ठीक है, और संन्यास आश्रम हो गया। तो 4 आश्रमों में क्या किया गया है? बांट दिया गया। ठीक है। चलिए, अब इसी में हम लोग आगे कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। ध्यान देना। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका एवं पुरी स्थित चारों मठों का निर्माण किसने करवाया था? शंकराचार्य ने। प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रारंभिक भक्तों में से एक थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। मठ, मस्जिद और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के पास है। कहाँ पे है? तो भाई मुंबई के पास में है। भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक नागार्जुन है। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी। यह इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो 1296 से 1316 ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की क्या किया? प्रारंभ किया था। आगे बात करते हैं। रणथंबोर राजस्थान में राणा हमीर देव का एक किला है। राजत्व की गरिमा ये बलबन की देन है। सैनिकों को नगद वेतन देने तथा प्रथा की शुरुआत करने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 में दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। ठीक है। चलिए, पारसी पर्व नवरोज को भारत में बलबन ने प्रारंभ किया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में थानेश्वर के समीप तराइन के मैदान में
पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या होती है, ध्यान देना, मोहम्मद गौरी क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी की पहले में क्या होता है, मोहम्मद गौरी की पराजय होती है और दूसरे में मोहम्मद गौरी क्या होता है, जीत जाता है और खलीफा के उपाधि को भी धारण किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते पॉइंट की, तो भाई चंगेज खां मंगोलिया का निवासी था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन दिल्ली का दरबारी का कवि था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पर सिंध के थट्टा प्रदेश पर पहला मुस्लिम आक्रमण था। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम राजा तथा समस्त भारतीय इतिहासों के महान शासकों में से एक थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ये अकबर महान के क्या थे, समकालीन थे। ठीक है, हम्पी की बात करते हैं। मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया। सिंध को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में अटैक किया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर करने वाले पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां। कौन था, तो याद रखिएगा, खिज्र खां था। ठीक है, चलिए अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं लोधी वंश की। किसकी बात कर लेते हैं, लोधी वंश की। तो भाई इससे भी रिलेटेड कुछ और पॉइंट देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने। गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। भारत में प्रथम 3 प्रतीक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसने चांदी के स्थान पर कांसे अथवा तांबे की मुद्रा चलाई थी। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। दरगाह सूफी संतों की कब्र होती है। क्या होती है, सूफी संतों की कब्र होती है। भारत का तोता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। और भाई किसने बनवाया, कुली कुतुब शाह ने। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है। सोमनाथ मंदिर पर अटैक 1025 में महमूद गजनबी ने किया था। ठीक है, विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय था। मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर एवं अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर किया था। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के पक्ष में बनवाया था। ठीक है, किसके पक्ष में, गुजरात विजय के पक्ष में बनवाया था। आइन ए अकबरी अबुल फजल की रचना है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। जाट नेता राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने सर्वप्रथम भरतपुर की स्थापना की थी। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है, तो आप कहोगे मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। शेर शाह सूरी ने सड़क निर्माण और जीटी रोड का निर्माण करवाया था। तुलसीदास ने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी में व्यतीत किया। उन्होंने क्या लिखा, श्री रामचरित मानस लिखा। अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था। कौन था, बैरम खां।
दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। अकबर के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी। अकबर ने सिख के चौथे गुरु को 500 बीघा जमीन दान में दी थी, जिसमें से एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृत शाह नगर की स्थापना हुई। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया। अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। मयूर सिंहासन के निर्माण, जिसको तख्ते ताउस कहा जाता है, मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। आगे शाहजहां की और बात करते हैं तो शाहजहां ने दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। और भाई सिखों के जो नवे गुरु हैं तेग बहादुर, इनकी हत्या कर दिया कौन? औरंगजेब ने करवाया था। कोतवाल मध्ययुगीन भारत में एक नगर की रक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा तुर्की भाषा में है। हुमायूं नामा की बात करें तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें तो भाई ये अकबर के संरक्षक में बैरम खां एवं हेमू के मध्य में हुआ था। किसके मध्य में? बैरम खां एवं हेमू के मध्य में हुआ था। आगे कुछ पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान दे जा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तीसरा पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। मराठा सेना इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुई थी। इसके बाद जो है आपका पढ़ते हैं हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 को मान सिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व में वाली मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें मुगल सेना विजयी हुई थी। राजपूत मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। हल्दी घाटी राजस्थान में है। मुगल बादशाह शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगल काल का स्वर्ण युग कहते हैं। आगे देखना, इसी में बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन एवं बैजू अकबर के शासनकाल के विख्यात संगीतज्ञ थे। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। राजा जयपुर के सवाई राजा जय सिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर नाम से वेधशाला का निर्माण करवाया था। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी। 1615 में टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत दौरे पर आया था। आगे हम लोग बात करते हैं तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? रंगून में। मुगल शासक जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। मुगलों की न्यायालयी भाषा पर्शियन थी। क्या थी? न्यायालयी भाषा पर्शियन थी। चलिए इसी में देखना, औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर ने आगरा के किले को बनवाया था। दिल्ली में लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। यूरोपियों का सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापार की दृष्टि से भारत आए। यूरोपियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापार की दृष्टि से भारत आए थे। सूरत अंग्रेजों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अति सुलभ था। अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में डाला। इसके बाद देखना, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। अंग्रेजों ने जो कंपनी बनाई उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया था। इसके अतिरिक्त भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने किया था। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग द्वारा यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए
कालीकट के समुद्र तट पर 1498 में पहुंचा था। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था बंगाल गजट था। ठीक है, क्या था? बंगाल गजट था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। क्या पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसके बाद देखिएगा, यहीं पे हम लोग क्लास को फिनिश करते हैं। इसके बाद आपकी थ्योरी की एक मैराथन वीडियो और आएगी, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि भाई उसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका एक पोर्शन दिया गया है वो अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे चंपारण हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, नमक हो गया, असहयोग हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।